तो भाई देख लो हमारा टारगेट क्या है, हम बता ही दिए, फिर भी एक बार बता रहे हैं। हमारा लक्ष्य जो है 95% से नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन इतना हो गया है। 470 अगर नंबर आ रहा है तो एक बच्चे का नहीं, कम से कम 10 बच्चे का 470 नंबर आ रहा है। आखिर टॉपर करे तो करे कैसे? आज से 5 साल पहले बात करें तो 450 तक में आराम से टॉपर जाते थे, लेकिन आजकल 485 में ही बच्चे टॉप नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, यानी कि आपको उस भीड़ से निकलना है, और भीड़ से निकलने के लिए सही रणनीति, सही दिशा में मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना, जो कि आपको डीप एनालिसिस पर राज सर के द्वारा कराया जाएगा। इसलिए आप इस चैनल से जुड़ रहे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें मैंने बता ही दिया है, कब सिलेबस आपको खत्म करना है और सारा चीज़ मैं करूँगा। तो इनको मारो गोली, चैप्टर अपना विजन है, उसमें जो भी प्रश्न है उन सभी को अभी से तैयार कर लो, ताकि बाद में आपको मरना ना पड़े, आपको चिंता ना करना पड़े कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, है ना। इन सब का टेंशन एकदम खत्म करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है? मोलरता के बारे में है। मोलरता को बड़ी एम से सूचित करते हैं। क्या होता है इनको जानते हैं अच्छे तरीके से। 2 नंबर में सवाल पूछा जाता है, दिया है 1 लीटर विलियन में विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल एम से सूचित करते हैं। कई बार ऑब्जेक्टिव में इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेता है, ताकि मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये जो लिख दिए हैं हम, यही आपका क्या होता है? मोलरता का फॉर्मूला होता है। अच्छा, इनको क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इनका यूज जो है न्यूमेरिकल में होता है। किस में होता है? न्यूमेरिकल में होता है, ठीक है ना। तो 1 लीटर विलियन लेना है, उसमें क्या करना है? 1 लीटर विलियन में जितने भी विलय के मोल हो गए, इसे मान चलिए, मैं आपको समझाना चाहता हूँ थोड़ा सा बच्चा। ये मान चलिए हमारा क्या है? एक बर्तन ले लिए। क्या ले लिए? बर्तन ले लिए। इसमें हम विलायक डालेंगे। क्या डालेंगे? विलायक। विलायक क्या डालेंगे? पानी ही डालेंगे ना। क्या डालेंगे? पानी ही डालेंगे। अब विलियन बनाना है तो इसमें क्या? विलय तो डालना पड़ेगा ना, क्योंकि विलियन का मतलब होता है विलय और विलायक, तबे जाके विलियन बनेगा। तो अगर हम कुछ चीनी मिला दो, है चीनी मिला देंगे तो विलय हो गया। वो क्या हो गया? वो विलय हो गया। तो बन चुका है विलय प्लस पानी। पानी हमारा विलायक होता है। पानी क्या होता है? विलायक। यानी कि जो ज़्यादा होता है वो विलायक और जो कम होता है विलय। छोटा मोटा बात आप जानते होंगे, सब है ना, सब बताने की जरूरत है ना। तो 1 लीटर विलियन में पूरा 1 लीटर इनको बना दिए हम, ठीक है ना। कितना बना दिए इसको? 1 लीटर बना दिए। तो 1 लीटर विलियन में विलय का कितना मोल होगा, वही क्या कहलाएगा? विलियन की मोलरता कहलाएगा। न्यूमेरिकल में ये सवाल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। बाकी न्यूमेरिकल तो जानवे करते हैं, बिहार और बहुत कम आता है, तो डायरेक्ट इसका डेफिनेशन पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में कि मोलरता का परिभाषा बताइए, ठीक है ना। तो इनका तो काम हो चुका है तमाम। बाकी देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिए हैं कि एम का मतलब हो गया, एम का मतलब क्या? विलय के मोल, और विलियन का आयतन, सॉरी गलती लगता हो गया, बटा देना चाहिए ना, लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, बटा दे दीजिएगा बच्चा, ठीक है। अच्छा, अगर मान चलिए कि आयतन लीटर में नहीं रहा तो मिलीलीटर में आपको करके यहाँ 1000 से गुना कर देना है, ठीक है ना। चलिए समझ गए होंगे। अब इसका खेला होता है खत्म, आगे बढ़ते हैं मोलरता गुण। इनका भी सेम बात है, ये भी आपका 2 नंबर में ही आता है, ठीक है ना। इनसे भी न्यूमेरिकल आता है, तो सूत्र भी आपको आता है, तो ये आपको ध्यान रखना। क्या कह रहा है? बस थोड़ा सा अंतर है। मोलरता में क्या था? 1 लीटर विलियन में 1 लीटर विलियन था, और इसमें क्या है? 1 केजी विलायक है। थोड़ा सा अंतर है। मोलरता में क्या है? 1 लीटर विलियन था, लेकिन मोलरता में 1 केजी विलायक लेना है। 1 केजी विलायक में जितना मोल होगा वो आपका मोलरता का है। बस सिंपल है, ज़्यादा टेंशन लेके नहीं पढ़ना, ठीक है ना। सूत्र कितना? अच्छा, इसको छोटका एम से सूचित करते हैं और मोलरता को बड़का एम से, ठीक है ना। और सूत्र देख लो, वही सूत्र इसमें भी होगा। अच्छा, यहाँ पर केजी है, अगर नहीं देगा ग्राम में दे देगा तो 1000 से ऊपर से गुना कर देना है, ठीक है ना। सिंपल बात है। आगे बढ़ते हैं। तो अब जो हमारा नेक्स्ट वीवीआई प्रश्न वो है हेनरी का नियम। बहुत ज़्यादा वीवीआई प्रश्न इनको कर ही लेना है। हेनरी का नियम क्या कहता है? स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। ये पूरा फलाना दिखाना जो दिख रहा है अभी आपको समझ नहीं आएगा, पहले मैं इनको अच्छे से डिटेल में समझाता हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा इधर में रख लेता हूँ। देखिए, आप कोल्ड ड्रिंक बढ़िया से पीबे किए होंगे। कोल्ड ड्रिंक, अच्छा मैं कलर का यूज इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको फकफका के झलके, कलम से फकफका के नहीं झलकेगा, ठीक है ना। देखिए, कोल्ड ड्रिंक आप लोग पीबे किए होंगे। कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है? जैसे मान लीजिए इसमें क्या किया हम, इसमें क्या किया है ना कि चीनी पानी का घोल डाल दिया। क्या डाल दिया इसमें? चीनी पानी, शरबत डाल दिए। शरबत समझते हैं ना? बढ़िया से बिल्कुल समझते हैं, शरबत समझते हैं। अब देखिएगा, जो आप ठंडा पीते हैं ना, जो स्प्राइट वगैरह, कोका कोला वगैरह पीते हैं, उसको उसमें स्वाद कहाँ आता है पता है? क्योंकि उसमें होता है द्रव। शरबत आपका क्या है? द्रव बन गया है। और इसमें हमको डालना गैस। गैस कौन सा? CO2 डालना। कौन सा डालना? CO2 डालना।
यही CO2 जो डालते हैं ना, जो पीते हैं ना कोका कोला या स्प्राइट, आपको स्वाद बड़ा बढ़िया लगता है। अगर CO2 उसमें से निकाल ले तो बड़ी गंदा स्वाद, खाली मिठा एकदम चीनी शरबत जैसा लगेगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, यहाँ पर हेनरी का नियम काम आता है। कैसे आता है और समझाता हूँ। ये द्रव इसमें ले लिया हम, शरबत द्रव ले लिया, इसमें क्या क्या आता है, गैस को डाला जाता है। इसमें क्या क्या आता है, गैस को डाला जाता है। कौन सा गैस, CO2 गैस। अच्छा, गैस जो है इतना आसानी से इसमें नहीं डाला जाता है, इस बात को ध्यान रखना कि हम बोल दिए कि जो शरबत है ना या द्रव है, इसमें गैस को तुम डाल दो, इतना आसान नहीं है डालना, इसको बहुत दाब लगाना पड़ता है डालने के लिए। कहने का मतलब ये है, अगर गैस को किसी द्रव में घोलना, हमें मिलाएंगे तो घुलिए ना जाएगा जी। तो गैस को अगर द्रव में घुलाना है तो गैस पर बहुत ज़्यादा दाब लगाना पड़ेगा, हमें ठेलना पड़ेगा, बड़ी टेढ़ान होता है, ठेल ठेल के स्कूल इसको भेजना पड़ता है। तो वही बात है कि CO2 गैस है, क्या है, CO2 गैस है, हमको क्या करना है, इसको द्रव में डालना है। इस CO2 गैस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बाहर से लगाना पड़ता है, दाब लगाना पड़ता है, तब जाके इसमें ये घुलता है। कौन, गैस। तो गैस को अगर द्रव में घुलाना है तो आपको दाब बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। बस यही है हेनरी का नियम। अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कह रहा स्थिर ताप पर, स्थिर ताप माने कौन चीज़, ताप को स्थिर रखो। जैसे ये काम हम 25 डिग्री सेल्सियस पर कर रहे हैं तो ताप इतने रखो, ऐसे नहीं कभी 25 पर किए कखनू 50 पर तो ऐसा नहीं करना है। स्थिर ताप होना चाहिए, ठीक है, नियत ताप होना चाहिए। स्थिर ताप पर किसी गैस की, अब कौन सा गैस, CO2 को घुला रहे हैं, किसी गैस की द्रव में विलेयता, अरे विलेयता माने कोची, विलेयता माने घुलनशीलता, विलेयता माने घुलनशीलता। तो स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। अरे समानुपाती बुझे आता है ना तोरा जी, समानुपाती माने कौन चीज, एगो बढ़ाएंगे तो दूसरो बढ़ेगा। अनुक्रमानुपाती मतलब कौन चीज, एगो बढ़ाएंगे तो दूसरो बढ़ेगा। तो समानुपाती या अनुक्रमानुपाती एक के बात होता है, व्युत्क्रमानुपाती अलग होता है। तो कहने मतलब ये है कि अगर गैस पर जितना दाब लगाएंगे उतना ज़्यादा गैस घुलेगा, समझ गए ना। यानी कि दाब ज़्यादा लगाओ गैस घुलेगा, वही कह रहा है। किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। तो वही लिखे हैं M समानुपाती M। यहाँ M क्या आपका है, घुली हुई गैस की मात्रा। P क्या है, P माने प्रेशर, दाब, ये तो जानबे करते होंगे। अब इसको क्या करना है, हटाना। थोड़ा और समझ लेते हैं। समानुपाती का मतलब क्या होता है, अगर दाब बढ़ाएंगे, M क्या है, घुली हुई गैस की मात्रा है, तो गैस ज़्यादा घुलेगा। दाब बढ़ाएंगे गैस ज़्यादा घुलेगा, तभी नहीं समानुपाती बीच में दी है जी। तो वही बात है। अब समानुपाती को हटाते हैं, मैथ साइंस में पढ़वे किए होंगे, तो कुछ ना कुछ चिन्ह हमको देना पड़ता है, कुछ ना कुछ चिन्ह हमको देना पड़ता है। तो कौन सा चिन्ह दिए, के दिए हैं। अब आपको पता है के क्या होता है, कोनो नियतांक होता है, के क्या होता है, कोनो नियतांक होता है। तो सब चीज़ लिख दिए हैं। M बराबर घुली गैस की मात्रा, P बराबर गैसों पर लगाया गया दाब, K बराबर हेनरी नियतांक। ये सारा बात हेनरी ने बताया था। किसने बताया था, हेनरी का नियम। तो सिंपल प्रश्न आता है कि हेनरी का नियम लिखे 2 नंबर में, तो चुपचाप आपको इतना लिख देना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। मान के चलिए हेनरी के नियम वाला सवाल 5 नंबर में आ गया, तो क्या करना पड़ेगा, हेनरी के नियम का डेफिनेशन लिख दीजिएगा। उतना सा नहीं होने वाला, 5 नंबर में आएगा तो ये सब लिखना पड़ेगा, तो इसलिए सबको हम लिख दिए। बाकी ऑब्जेक्टिव में भी ये सब काम आता है, तो इसलिए क्यों छोड़े इनको। अब बात करते हैं हेनरी के नियम की सीमाएं। सीमाएं मतलब क्या है, लिमिटेड, कहाँ तक लागू होता है हेनरी का नियम। एक बात ध्यान रखना, हेनरी का नियम किस पर लागू होता है, गैस और द्रव। किस पर लागू होता है, गैस को द्रव। पता है ना, द्रव में किसको घोले, गैस पर घोले, यानी गैस और द्रव के लिए लागू होता है। तो अब देख लेते हैं क्या है, दाब अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब हेनरी के नियम में क्या है कि दाब ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। फिर ताप बहुत कम ना हो, मतलब तापमान इतना भी कम नहीं होना चाहिए कि हेनरी का नियम काम ही ना करे। तो पहला पॉइंट क्या, दाब अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरा, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। तीसरा है, गैस जो है विलायक में बहुत कम विलय हो। कहने का मतलब है गैस जो, क्योंकि गैस और द्रव का ही खेल है इसमें, गैस विलायक में कम घुलना चाहिए, गैस क्या विलायक में कम विलय हो। फिर गैस की आणविक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए CO2 गैस को हम इसमें किसमें, द्रव में घोले, तो ऐसा नहीं कि CO2 को इसमें घोले तो उसमें कार्बन अकेले बन गया, O2 को छोड़ दिया, ऐसा सिचुएशन नहीं होना चाहिए, समझ गए ना। CO2 का CO2 ही रहना चाहिए। तो ये सब सीमाएं आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता, तो इसलिए इसको पॉइंट को ध्यान रखना। अब बात करते हैं हेनरी के नियम के अनुप्रयोग भी देखिए लेते हैं, इससे भी ऑब्जेक्टिव आपका आता है। अनुप्रयोग का मतलब क्या है कि कहाँ कहाँ लागू होता है, इसी को अनुप्रयोग कहते हैं। जैसे आप 10वां में पढ़े होंगे ना, 8वां मैथ में पढ़े होंगे, 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति, फिर 9वां चैप्टर पढ़े होंगे त्रिकोणमिति, कुछ अनुप्रयोग। तो वही बात है, अनुप्रयोग का मतलब आगे काम आता है ना कुछ वही है। तो हेनरी के नियम कहाँ कहाँ काम आ रहा है, सोडा, जल एवं शीतल पेय पदार्थों में CO2 की घुलनशीलता बढ़ाने के लिए बोतल को अधिक दाब पर बंद किया जाता है। देखिए
जब आप जो ठंडा की बोतल जैसे खोलते हैं ऐसे ठक से तो क्या होता है कि उससे बहुत सारा एकदम वाष्प निकलने लगता है ना, झाग टाइप का निकलने लगता है। तो काहे निकलता है? काहे कि जो गैस था बोतल में बहुत दाब पर भरा जाता है, यानी गैस को जब उस बोतल में डाला जाता है तो बहुत दाब कर कर उसको भरा जाता है, इसलिए जब खोला जाता है ना तो बहुत तेज़ी से एकदम गैस बाहर निकलता है, काहे कि बहुत दाब देके उसको भरा जाता है। ठीक है ना, तो ये है सोडा जलम शीतल पे, शीतल पे मतलब ठंडा जितना भी पदार्थ है वो उसमें काम होता है, हेनरी के नियम का यूज होता है। ठीक है ना, फिर है नेक्स्ट है गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए, मतलब सांस लेने के लिए उपयोग किए जाने वाले टैंक में हीलियम मिलाकर तनु की गई वायु को भरा जाता है। मतलब कि जो गोताखोर होता है, जो मतलब पानी समुद्र के अंदर जाता है, पानी के अंदर जाता है, उसका जो टैंक होता है ना सांस लेने वाला, पीछे देखिएगा टैंक लगा रहता है, मुंह सब में कौन चीज़ सब नाक में लगाया रहता है कि ऑक्सीजन प्रॉपर उसको मिले, सांस लेने वाला टैंक ले लेता है। उसमें क्या किया जाता है? हीलियम गैस को मिलाया, किसको मिलाया जाता है? हीलियम गैस को मिला दिया जाता है। ठीक है ना, ताकि उसको सांस लेने में दिक्कत ना हो। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखना है। फिर है अधिक ऊंचाई पर श्वास लेने में कठिनाई होना। देखिए जब आप अधिक ऊंचाई पर जाते हैं ना तो क्या होता है? वायुमंडलीय दाब कम होने लगता है। क्या होता है? वायुमंडलीय दाब कम होने लगता है। और जब वायुमंडलीय दाब कम हो गया मतलब शरीर में ऑक्सीजन कम घुलेगा, क्योंकि दाब ज़्यादा तो गैस ज़्यादा घुलेगा, और दाब कम तो गैस कम घुलेगा। और ऊपर जा रहे हैं तो क्या होगा? दाब कम रहा है, वायुमंडलीय दाब कम हो रहा है, तो दाब कम हुआ तो गैस को कम ना घुलेगा, तो ऑक्सीजन कम घुलने लगता है, तो हमको प्रॉब्लम होता है ना। इसलिए तो वही बात है, अधिक ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई होना। ठीक है ना, एनोक्सिया नामक बीमारी हो जाती है। इस पॉइंट को लिखना है तो लिख सकते हैं, एनोक्सिया बीमारी हो जाती है। एनोक्सिया बीमारी हो जाती है। पूछता है एनोक्सिया बीमारी किसकी कब होता है? जब हम अधिक ऊंचाई पर जाते हैं। ठीक है ना, यानी गैस कम घुलने लगता है, ऐसा बोल सकते हैं आप, क्योंकि दावे कम हो रहा तो गैस कम नहीं घुलेगा। तो ये पॉइंट, ठीक है, इस सब पॉइंट को आप लिखते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है ना, सब आपको याद कर लेना है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं। चलिए मोस्ट वीवीआई प्रश्न आ गया है फिर से एक बार। राउल्ट का नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट राउल्ट का नियम है। राउल्ट का नियम जो है ना, पहला पॉइंट इससे ऑब्जेक्टिव याद रख लीजिए कि ये द्रव के लिए लागू होता है। किसके लिए लागू होता है? द्रव के लिए लागू होता है। हेनरिक नियम किसके लिए लागू होता था? गैस और द्रव के लिए। ठीक है ना, ऐसा पॉइंट छोटा छोटा पॉइंट कभी बड़ी काम कर जाता है, इसलिए यह सब याद रखना है या कॉपी में लिख लो। राउल्ट का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान विलय के मोल प्रवाह के बराबर होता है। अभी आपको ये कुछ समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ। थोड़ा सा आप 1 मिनट आइए, थोड़ा सा अभी इसको आप नहीं लिखिएगा, पहले समझ लीजिए। मैं अभी जो मैं आपको बताऊँ उसको समझ लीजिएगा। देखिए राउल्ट का नियम किसके लिए लागू होता है? द्रव और द्रव के लिए। एक हम क्या कर लेते हैं, बर्तन ले लेते हैं। भाई विलयन चैप्टर जो है ना, बर्तन हमको बहुत बार लेना पड़ जाता है, क्या ही कीजिएगा, बार बार विलय चलते रहता है। अब इसमें क्या कर रहे हैं ना, पानी घोल लेते हैं। क्या कर लेते हैं? पानी घोल लेते हैं, पानी डाल दिए इसमें। ठीक है ना, समझिएगा ध्यान से, तब ये राउल्ट का नियम बुझे आएगा। पानी डाल दिए ना, अभी मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ एक तो वाष्प दाब। क्या समझाना चाह रहा हूँ? वाष्प दाब के बारे में समझाना चाह रहा हूँ। वाष्प दाब देखिए सिंपल है, कोई ज़्यादा टफ है नहीं, हमारे आगे कोई टफ नहीं होता है। वाष्प का मतलब कौन सी? भाप। अरे वाष्प का मतलब कौन सी? भाप है ना। और दाब माने दाब लगाना, यानी भाप के द्वारा जो दाब लगाया जाता है उसे वाष्प दाब कहते हैं। इतना आसान नहीं है, फिर से बताते हैं। देखिए थोड़ा सा अलग वाला यूज कर लेते हैं, अलग कलर का, ताकि आपको देखने में अच्छा लगे। चलिए ब्लैक अब ले लेते हैं। ये जो पानी इसमें लिए तो आप क्या करते हैं ना, इसको थोड़ा सा गर्म करते। क्या करते? थोड़ा सा गर्म। चलिए भाई ये गर्म कर दिए इसको, क्या थोड़ा सा गर्म कर दिए। अब जब गर्म करेंगे तो ये क्या होगा? पानी भाप बन के उड़ेगा, सीधी सी बात है। अब क्या करते हैं ना, ये जो पानी का ऊपर लगा इसको ढक देते हैं। क्या करते हैं? इसको थोड़ा सा ऊपर से ढक्कन से ढक देते हैं ताकि पानी बाहर ना जाए। ऊपर से क्या किया? ढक्कन ढक दिया, बाहर ना जाए। तो अब जब गर्म कर रहे हैं तो भाप बन के उड़ेगा, उड़ेगा 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 उड़ेगा, कहाँ जाएगा? ये बर्तन पर क्या करेगा? ये दाब लगाएगा, क्योंकि बाहर ना निकलना चाह रहा है। अगर मान लीजिए ढक्कन यहाँ से हटा देंगे तो जितना गर्म कर रहे हैं पानी सब भाप बन के क्या बाहर निकल जाएगा। लेकिन हम इसका दरवाजे बंद कर दिए, बेटा तुम जाएगा कहाँ? तो ये क्या करेगा? इस बर्तन की जो दीवार है, जो ढक्कन मतलब जो ढक्कन से ढके थे, इसकी दीवारों पर दाब लगाएगा। अब चूंकि ये क्या है? ये तो भाप बन के उड़ रहा है, यानी ये वाष्प है। तो ये वाष्प जो जा रहा है कहाँ पर दाब लगा रहा है? ये सतह पर। ये बर्तन से सतह ऊपर रखे हम, यहाँ पर क्या कर रहा है? दाब लगा रहा है। इसी दाब को कहते हैं वाष्प दाब। बोलो नीट एंड क्लीन है क्या? बिल्कुल नीट एंड क्लियर होगा आपको, क्योंकि वाष्प हमने आपको अच्छे से समझा दिया है। यानी कि
वाष्प द्वारा बर्तन की सतहों पर जो दाब लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। समझ गए ना। अभी पूरा खेला नहीं हुआ, अभी तो खाली वाष्प दाब समझाए हुए आपको। अब क्या कर रहे हैं कि इसमें खाली पानी था, अब क्या कर रहे हैं इसमें कुछ मिला देते हैं। चलो फिर से दूसरा बनाते हैं हम, ठीक है ना, फिर दूसरा बनाते हैं। देखिए वीडियो लंबा जरूर होगा लेकिन मैं आपको अच्छे से समझा के जाऊँगा, ठीक है ना, इसलिए आप लोग हड़बड़ी ना करें। फिर से पानी ले लेते हैं। अब की बार क्या करते हैं ना कि इसमें हम कुछ और चीज़ डालते हैं। इसमें चलो अब क्या नमक डाल दिए, क्या किए हम, नमक डाल दिए, काला वाला जो ब्लू है इसमें नमक डाल दिए। अच्छा, ये जो नमक है ना आपका, ये अवाष्पशील पदार्थ है। क्या है ये, अवाष्पशील पदार्थ है। अब बोलोगे सर अवाष्पशील पदार्थ क्या होता है, देखो 9वें में आंसर इसका छुपा हुआ है। वाष्पशील माने के जे वाष्प बनेगा, अ लग गया, अ का मतलब नहीं होता, मतलब जे नहीं वाष्प बनेगा उसे अवाष्पशील कहेंगे, ठीक है ना। तो वही बात यहाँ पर दिए हैं। तो नमक क्या आपका, नमक जल्दी उड़ता नहीं है, नमक को उड़ा के दिखा दीजिएगा, पावर है आपको, नहीं उड़ा पाएगा। चीनी को भाप बन के उड़ा दीजिएगा, नहीं उड़ा पाएगा। तो इस पानी में यहाँ क्या था, खाली पानी था। यहाँ क्या केस में हम थोड़ा इसमें क्या किया, नमक मिला दिए। अब इसको गर्म कर रहे हैं, फिर ढक्कन को ढक दिए, ठीक है, ढक्कन क्या किया, ढक दिए इसको। जब गर्म करेंगे तो क्या होगा, पानी तो उड़बे करेगा। तो ये नमक जो है ना आपका, नमक इस सतह पर आ जाता है। नमक का आपका ये सतह पर आ जाता है, इसके सतह पर, कहाँ से ये सतह पर आ जाता है। अब मान के चलिए जब गर्म फिर से कर रहे हैं तो क्या होता है, पानी जो उड़ रहा है ना, पानी जो उड़ रहा है, अब तो ये नमक का सतह ही इसको छेक ले रहा है जगह। समझिए बात को, नमक जो यहाँ पर सब इकट्ठा हो गया, ढेर हो गया, वही जगह छेक लिया इसका। होगा क्या, ये जो नमक जो यहाँ पर भाप को जाने नहीं दे रहा है, मतलब भाप अब यहीं पर अटक जा रहा है। मतलब क्या, भाप का जो क्या था, भाप अपना दाब इसी पर लगा रहा है, मतलब अब दाब थोड़ा कम लगा पा रहा है क्योंकि आगे जगह छेक लिया। भाप इसको लगाना था बर्तन की दीवार पर, आगे कौन आ गया, नमक आ गया, तो कम लगा रहा है। यानी कि जो भाप का दाब है कम हो गया। भाप माने वाष्प, मतलब वाष्प दाब में क्या हो गया, कमी हो गया। कभी कब हुआ, जब इसमें कुछ मिला है, मतलब इस द्रव में, यहाँ देखिए इसमें कुछ नहीं मिला है, खाली पानी था, तो वाष्प दाब यहाँ पर ज़्यादा था। लेकिन इसमें नमक मिला दिए तो वाष्प दाब यहाँ पर क्या हो गया, कमी हो गया। किसका, विलायक का वाष्प दाब में कमी आ गया। तो यहीं पर आपका राउल्ट का नियम निकलता है। यहीं पर क्या आपका राउल्ट का नियम निकलता है, यानी कि वाष्प दाब का आपेक्षिक नियमन, यहाँ से इनकी उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूँ अच्छे तरीके से। अच्छा, जो यहाँ पर वाष्प दाब था ये विलायक का वाष्प दाब था, तो विलायक का वाष्प दाब होता है P0। क्या होता है, P0। अब जब इसमें डाल दिए तो विलयन का वाष्प दाब क्या हो गया, PS हो, क्या हो गया, PS हो गया। समझ गए ना। तो अगर वाष्प दाब, अच्छा वाष्प दाब में कमी आया, यहाँ पर क्या वाष्प दाब कमी आया, तो वाष्प दाब में कमी देखें अगर, तो अगर हम देखें वाष्प दाब में कमी, वाष्प दाब में कमी देखें, कमी कितना आ गया, अरे पहले ज़्यादा था यानी P0 था, क्या था, P0। अब कितना कम हो गया, यानी P0 माइनस P, यानी कि वाष्प दाब में कमी इतना हो गया, वाष्प दाब में कमी इतना हो गया। अगर बोले आपेक्षिक, अगर बोले वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में, अच्छा एक बात, कमी के बदले आप अवनमन लिख लीजिए, बेटर रहेगा, ठीक है ना। अवनमन, अवनमन का मतलब होता है कमी। वाष्प दाब में अवनमन देखें, आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन, ठीक है। वाष्प दाब अपेक्षिक अवनमन क्या होगा, देखिए आपेक्षिक का मतलब होता है रिलेशन, मतलब किसके सापेक्ष, तो कमी हुआ किसके सापेक्ष, इसी के सापेक्ष में कमी हुआ जी। इसमें मिला है, पहले इसका P0 था, इसमें नमक मिला है तो कमी इसी के सापेक्ष हुआ। तो बोलेंगे क्या हो गया, P0, कमी कितना होता है, P0 माइनस PS, किसके सापेक्ष, P0 के, यानी कि इसके सापेक्ष। तो ये आपका हो गया वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अब राउल्ट का नियम आते हैं क्या कहता है, इतना आप समझ चुके हैं। इसको थोड़ा एक्स्ट्रा लिख लीजिएगा कहीं साइड में तो अच्छा रहेगा, इसको आप जो है एक्स्ट्रा कहीं साइड में लिख लीजिए तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। अब समझते हैं राउल्ट का नियम, आपको बढ़िया समझ आएगा। देखिए अब राउल्ट का नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, अभी आपको बता दिया आपेक्षिक अवनमन क्या होगा, P0 माइनस PS बटे P, मोल प्रभाज के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, मोल पर, विलायक के मोल प्रभाज के। अभी देखिए मैंने बताया था ना कि विलयन में क्या क्या लिए थे, मतलब पहले विलायक पानी लिए, विलायक पानी लिए थे और इसमें क्या मिलाए थे, इसमें क्या मिलाए थे हम, नमक मिलाए थे। क्या मिलाए थे, नमक मिलाए थे। मतलब इसका जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होगा वो किसके बराबर होगा, जो नमक क्या है, विलय है। नमक क्या है, विलय है ना जी, क्योंकि नमक कम मात्रा में होता है और जो कम मात्रा में होता है विलयन में वो विलय होता है। तो इसके मोल प्रभाज के बराबर होगा, विलय के मोल प्रभाज के बराबर। कौन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, यही कहता है राउल्ट का नियम, ठीक है ना। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं, थोड़ा सा न्यूमेरिकल वाला चीज़ है, आगे इनको इतना आप लिख लीजिए, ठीक है ना, पेज पलटाने वाले हैं।
तो बात क्या चल रहा था कि वाष्प दाब का जो अपेक्षिक अवनन होगा किसके बराबर होगा, विलय के मोल प्रभाज, यानी विलय कौन था, नमक था। आप कुछ भी मिला लो, चीनी भी मिला सकते हो, जरूरी नहीं कि नमक ही मिला। तो वाष्प दाब का अपेक्षिक यही था, P0 माइनस PS बटे P0 बराबर जाएगा विलय के मोल प्रभाज। अच्छा, ये आपको समझ नहीं आई कहाँ आएगा। देखिए मोल प्रभाज का मतलब क्या होता है, मोल प्रभाज को मोल अंश भी बोलते हैं, मोल प्रभाज या मोल भिन्न भी इसको बोलते हैं। मोल प्रभाज का मतलब बच्चों होता है कि किसी विलयन में जो घटक है ना, मान लीजिए किसी विलयन में A है और दूसरा पदार्थ B है, तो A का जो मोल प्रभाज कितना होगा, A की मोल की संख्या अब बटे टोटल मोल संख्या से, मान लीजिए इसमें A का मोल प्रभाज निकालना है, तो मोल प्रभाज को सूचित करते हैं x से, तो A का तो XA बराबर मोल प्रभाज सूत्र क्या होता है, जिसका निकालना है तो A का निकालना तो हो जाएगा A के मोल अब बटे विलयन का कुल मोल, यानी A प्लस B के मोल, ये होता है आपका। तो वही यहाँ लिखे हैं N क्या आपका है, N जो आपका है वो है मोलों की संख्या, क्या है, मोल प्रभाज निकालना है ना, N हो गया मोलों की संख्या, वही बोलते हैं मोलों की संख्या अब बटे कुल मोल, यानी कि विलय के भी प्लस में विलायक के भी, ठीक है ना। उम्मीद है कि ये भी पॉइंट आप समझ गए। तो ये आपका क्या था, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन राउल्ट के नियम से। अब थोड़ा इसको अगर स्टेप बढ़ाइएगा, अच्छा इतने तक आपको छोड़ देना है। अगर आपसे पूछे कि राउल्ट का नियम क्या है तो इतना तक ही आपको छोड़ देना है लिख के, देखिए समझिए ध्यान से। अगर आपको पूछे कि राउल्ट का नियम क्या है तो इतना डेफिनेशन लिखना है, फिर उसके बाद आपको जो है इतना तक कर देना है, इतना तक आपको कर देना, उसके बाद कुछ नहीं करना। अगर 5 नंबर में आएगा तो ये आगे बढ़ाना है, ठीक है ना। 5 में इनको भी समझा देते हैं आपको बढ़िया तरीके से। देखिए ये क्या कहना चाह रहे हैं, इनको समझाते हैं आपको अच्छे तरीके से। देखिए यहाँ पॉइंट लिखा गया है तनु विलयन के लिए। अब पूछो कि सर तनु विलयन क्या होता है। देखिए तनु विलयन का मतलब होता है पानी की मात्रा ज़्यादा और आपका विलय का मात्रा कम, यानी बोल सकते हैं विलायक इसमें ज़्यादा रहेगा। तनु का मतलब होता है पानी दो। अब बोलेगा कि अरे तनी क्या कहते हैं इसको, शरबत को तनु करो, तो मतलब पानी और ज़्यादा इस दो तो इसमें, तो समझ गए ना। तनु मतलब क्या हुआ कि पानी की मात्रा ज़्यादा, तो पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगा तो विलय बचेगा जी। मान के चलिए हमारे पास 2 यहाँ बीकर ले लिए, ठीक है, 2 बीकर ले लिए, इसमें पानी डाल दी, इसमें पानी डाल दी, इसमें पानी 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 पानी, इसमें जो है 1 चम्मच नमक डाल दिए। कितना चम्मच, 1 चम्मच नमक डाल दिए, और इसमें हम जो है 2 चम्मच नमक डाल, कितना डाल दिए, 2 चम्मच, दोनों में पानी बराबर था। अब इसमें जो है 4 गिलास और पानी डाल दिए, बड़ा बर्तन था, तो बोलिए नमक कुछ टेर लगेगा, इसमें कुछ टेर नहीं लगेगा। तो बोलेंगे नमक क्या था, विलय था, तो विलय तो साफेन हो गया, माने 4 गिलास और एक्स्ट्रा पानी डाल दिए तो पानी तनु कर दिए, इसको विलयन को क्या किए, तनु कर दिए। और तनु किए तो विलय का टेर चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। तो वही बात है, तनु विलयन के लिए N प्लस N मतलब विलय प्लस विलायक को जोड़ेंगे तो क्या विलायक क्या आएगा जी, इसके सामने कुछ रहेगा ही, इसका कोई वैल्यू नहीं है, क्या है कि तनु कर दिए विलयन को। तो N प्लस N बराबर बड़ी M। तो वही अब यहाँ लिखते हैं P0 माइनस PS बटे P और N बटे N प्लस N का मतलब क्या हो गया N, तो वही लिखे हैं, तो इसको फिर वापस लिख दिए। देखिए N का मतलब क्या होता है, N का मतलब होता है मोलों की संख्या, या N का मतलब क्या है, मोलों की संख्या। और मोलों की संख्या का सूत्र क्या होता है, आप इसको लिख लीजिए, ठीक है ना, लिख लीजिए मोलों की संख्या का सूत्र आप लिख लीजिए, लिख लीजिए मोल बराबर, ऐसे सिंपल लिख लीजिए भार बटे अनुभार। क्या होता है, भार बटे अनुभार, ये पॉइंट आप अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है ना, भार बटे अनुभार मोल बराबर, ये सूत्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख लीजिए, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है इससे न्यूमेरिकल टाइप का, तो ये आप लिख लीजिए मोल बराबर भार बटे अनुभार। तो यहाँ लिखे हैं, देख लीजिए आप कि P0 माइनस PS बटे P और N का मतलब क्या हुआ, भार, तो W हो गया भार, M हो गया अनुभार। फिर ये भी आपका क्या है, मूल का संख्या ही है विलायक का, तो ये भी W बटे M। तो जब इसको पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ गए। ये आपको करने की जरूरत नहीं, मैंने आपको समझा दिया, जल्दी ये 5 नंबर में नहीं आता, ठीक है ना। ये पूरा यहाँ चीज़ लिख दिया है कि कौन क्या है, सब चीज़ पूरा ये खत्म, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं अंतर वाले प्रश्न, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। बहुत ज़्यादा VBI है, मैंने जितना भी प्रश्न लिया सारे इसमें इंपॉर्टेंट ही प्रश्न है, सबको तैयार कर लो ताकि बाद में रोना धोना ना पड़े कि क्या करें, ठीक है ना। चलो इसको देख लेते हैं फटाफट, बहुत ज़्यादा ईजी है, ज़्यादा कुछ इसमें करना है नहीं, सिंपल है। आदर्श, आपको कोई पूछेगा आदर्श विलयन किसे कहेंगे, अरे आदर्श मैंने कौन चीज़ नहीं कहता, ये बड़ी आदर्श बच्चा है, मैंने बढ़िया बच्चा है, तो जे नियम कानून से चलेगा ओकरा लोग बढ़िया पूछता है, बोलता है बड़ी बढ़िया बच्चा है, सब नियम कौन पालन करता है। तो वही बात, आदर्श विलयन किसे कहेंगे, अरे वैसा नियम जे राउल्ट का नियम का पालन करे ओकरा की कहेंगे आदर्श विलयन, और जे पालन नहीं करेगा ओकरा अनादर्श विलयन। देख लो लिखबे के यहाँ कॉपी में छाप लो बढ़िया से। फिर है इनमें एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है। अब बोलो सर अब तो कुछ नया चीज़ आ गया, ये समझ नहीं आएगा, तो बताते हैं भाई साहब हम। देखिए एंथैल्पी परिवर्तन का मतलब यहाँ हो गया उष्मा परिवर्तन। क्या हो गया, उष्मा परिवर्तन।
अच्छा, इसमें बिलियन शब्द लगा है, मतलब दो चीज़ से मिलकर बना होगा, एक विलय एक विलायक। थोड़ा समझते हैं इधर, 1 मिनट बस, थोड़ा ज़्यादा नहीं लेंगे हम। विलियन का मतलब कौन चीज़? विलियन का मतलब प्यार बच्चों विलय प्लस विलायक, यानी कि विलायक ही पहले लिख देते हैं तो क्या ही फर्क पड़ता है, विलायक प्लस विलय, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब देखिए मान चलिए एक हमें बर्तन ले लिए, इसमें क्या ले लिए, चीनी ले लिए और पानी ले लिए। तो चीनी पानी का भी टेम्परेचर नाप लिए हैं, चीनी पानी का टेम्परेचर नाप लिए है। और जब बन जाता है ये, मान लेते हैं अभी इसका टेम्परेचर है सपोज कुछ मान लेते हैं x डिग्री है, कितना x डिग्री है, चलो 10 डिग्री मान लेते हैं, 10 डिग्री सेल्सियस है। जब बन गया उसके बाद भी इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, तो ये सिर्फ किस में होगा, ये होगा आपका आदर्श विलयन में, ठीक है ना। तो उसमें परिवर्तन इसमें नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अनादर्श विलयन में क्या है, उसमें परिवर्तन होगा, यानी कि डेल्टा एच जो है यहाँ पर 0 के बराबर होगा, और आपका जो है इसमें क्या है, इसमें 0 के बराबर नहीं होगा, सॉरी गलती लिखा गया है, यहाँ एच होना चाहिए, ठीक है ना, एच तरह से लिखने में मिस्टेक हो जाता है, ठीक है ना। चलिए फिर इनमें आयतन परिवर्तन शून्य होता है, मतलब भी मतलब क्या होता है, आयतन, एच मतलब हीट माने उष्मा, भी मतलब 0, इसमें आयतन परिवर्तन शून्य नहीं होता है। आयतन परिवर्तन मतलब क्या हुआ, जैसे मान लेते हैं कि चीनी पानी लिया था ना, मान लेते सब मिला के ये चीनी पानी मिला के बना 1 लीटर, कितना बना, 1 लीटर बना, और इधर जब मतलब दोनों मिला के 1 लीटर था, जब इनको घोल दिए तो ये 2 लीटर थोड़े हो जाएगा, 1 लीटर रहेगा। तो ये चीज़ किस में होगा, ये चीज़ होगा आदर्श विलयन में, लेकिन अनादर्श विलयन में ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। तो वही चीज़ लिखे हैं कि इनमें आयतन परिवर्तन आपका 0 होगा और इसमें 0 नहीं होगा। बाकी उदाहरण देख लीजिए आप, C2H5Br प्लस C2H5I, ये जो आपका है दो आप देख सकते हैं, इन दोनों से हम क्या बना सकते हैं, दोनों पदार्थों से आदर्श विलयन बना सकते हैं। तो उदाहरण आपको बहुत जरूर याद रखना। फिर इधर C6H6 C6H5CH3, तो ये सब आपको उदाहरण याद रख लेना, ठीक है ना। इसका भी उदाहरण आप देख सकते हैं, ये पूरा उदाहरण इसका किसका, अनादर्श विलयन का। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं हम। तो प्यारे बच्चों अब देखते हैं स्थिर क्वाथनांकी मिश्रण, या इसी का दूसरा नाम है स्थिर क्वाथी मिश्रण। तो यहाँ पर ओब्लिक दे देते हैं, ये सब देखिए छूट जाता है, बात है लिखने में थोड़ा सा टाइम जो लगता है ना, माइंड इधर उधर हो जाता है। स्थिर क्वाथनांकी मिश्रण या स्थिर क्वाथी मिश्रण किसे कहेंगे, इनको देखते हैं। बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न इससे आता है और सब्जेक्टिव भी आता है, कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है। देखिए ये भी 2 द्रव्य होगा, द्रव का ही खिस्सा होगा, 2 द्रव का, ऐसा नहीं कि एक द्रव एक गैस या एक द्रव एक ठोस, नहीं है, 2 द्रव्य खिस्सा इसमें है। देखिए इसमें क्या होता है, 2 द्रवों के वे मिश्रण जिनका एक निश्चित क्वथनांक होता है और जो घटकों के अनुपात में बिना किसी परिवर्तन के वाष्पित होते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाते हैं। यह अनादर्श विलयनों से बनते हैं, ठीक है ना। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, उच्चतम क्वथनांक वाले, न्यूनतम क्वथनांक। इनको पहले हटाओ, पहले समझते हैं, है कि नहीं, ये तो बाद में देख लेंगे। नाम में है इसका स्थिर मने फिक्स, क्वथनांकी मने उबलना, यानी कि फिक्स टाइम पर उबलेगा। लेते हैं बर्तन, फिर से सर बर्तन पीछा नहीं छोड़ेगा क्या, नहीं छोड़ेगा, कैसे, जब तक विलयन में रहोगे बर्तन नहीं छोड़ेगा, विलयन नहीं, केवरा केमिस्ट्री बर्तन पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक है। चलो इसमें ले लेते हैं, मान लो इसमें आप क्या ले लेते हैं, एल्कोहल, क्या ले लेते हैं, एल्कोहल। एल्कोहल सूत्र जानते हैं ना, C2H5OH ले लेते हैं, ठीक है ना। और इसके साथ ले लेते हैं पानी, देखिए दोनों द्रव्य है, और एल्कोहल वही जिसको दारू बोलते हो, और ये पानी, तो दोनों को ले लिए। अब देखिए ये जो है 73 डिग्री पर उबलता है, कितना डिग्री पर, 73, कौन, एल्कोहल। और पानी आपको पता है 100 डिग्री पर उबलता है, ठीक है ना। तो इन दोनों को मिला के इस बर्तन में डाल दिए, ठीक है ना। अब बर्तन में डालने के बाद इसको बर्तन करते हैं गरम, क्या करते हैं, गरम। अब तुम्हें पता है 90 में तुम पढ़ा होगा कि प्रभाजी आसवन विधि। तुम्हारा कहना है कि सर एल्कोहल और पानी दोनों को डाल दिए, एल्कोहल उबलेगा 73 डिग्री पर और पानी उबलेगा 100 डिग्री पर। जब दोनों को मिला के इस बर्तन में डाल दिए और गर्म कर रहे हैं, तो जैसे टेम्परेचर 73 पहुँच जाएगा तो ये क्या बोलते हैं, उबलना स्टार्ट हो जाएगा, पानी नहीं उबलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा कब होता है, प्रभाजी विधि, प्रभाजी आसवन विधि में। यहाँ पढ़ रहे हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण, मतलब एक के टेम्परेचर पर दोनों उबलेगा, फिक्स। तब न कह रहा है कि जिनका एक निश्चित क्वथनांक होता है, 2 द्रव होगा उसका निश्चित क्वथनांक होगा, ठीक है ना, या तो पहले हो जाए या बाद में हो जाए। और जो घटकों का अनुपात में बिना किसी परिवर्तन के, तो ये जो आपका है 73 डिग्री जैसे टेम्परेचर होगा, 73 डिग्री पर एल्कोहल भी उबलने लगेगा और आपका पानी भी उबलने लगेगा। तब कि पानी उबलता है 100 डिग्री पर, लेकिन यहाँ पर 73 पर उबलेगा, क्योंकि पहले कौन उबल रहा है, एल्कोहल है, और एल्कोहल के साथ ही ये भी उबलेगा। तो इसी को कहते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण या स्थिर क्वथनांक मिश्रण, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। ये 2 प्रकार के होते हैं, उच्चतम वाला और एक न्यूनतम वाला, ठीक है ना। ये आपको ध्यान नहीं रखना, बस इसका डेफिनेशन याद रखना है
और ये क्या बोलते हैं इसका एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। इन दोनों को उदाहरण जैसे कि HNO3 ये आपका पहला उदाहरण है, ठीक है ना, पहला उदाहरण है, और ये आपका दूसरा उदाहरण है। नाइट्रिक एसिड और आपका जल, नाइट्रिक एसिड आपका 68% होता है और आपका जल 32% होता है। किसमें? उच्चतम वाले में। न्यूनतम वाले में क्या होता है? C2H5OH और प्लस में आपका H2O 4.5%। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चलिए मोस्ट VVI क्वेश्चन फिर से हम ला लिए आपके लिए। क्या है? अणुसंख्या गुणधर्म। इसका भी डायरेक्ट आपका परिभाषा पूछ लेता है। क्या है? वे सभी गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या तथा विलय कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं, ना कि विलय कणों की प्रकृति पर, विलयन के अणुसंख्या गुणधर्म कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है, जैसे एक हम फिर से एक बर्तन ले लेते हैं, बर्तन तो पीछा छोड़ने वाला है नहीं। बर्तन में क्या कर रहे हैं ना, तो इनको ऊपर कर देते हैं। इनमें क्या कर रहे हैं कि पहले एक पानी डाल दिए, विलायक हो गया ये हमारा, ठीक है ना। इस पानी में क्या करते हैं, अब हम चीनी डाल दिए। क्या डाल दिए? चीनी डाल दिए। अब निर्भर यहाँ ये है कि चीनी के कितने कण इसमें डालेगा, मतलब चीनी के कणों की संख्या, इसके अणुओं की संख्या कितनी, ये बात है। ये नहीं कि चीनी के बाद फिर नमक डाल दे, इसके प्रकृति पर निर्भर नहीं करेगा, विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करेगा। देखिए विलय कणों की संख्या, कितना संख्या के अनुपात में इसको डाले हैं, ना कि प्रकृति पर। चीनी डाल दो, नमक डाल दो, ग्लूकोज डाल दो, वो सब नहीं, आपका संख्या पर। तभी नाम है अणु संख्या। अणु मतलब अणु, संख्या मतलब संख्या, मतलब संख्या से मतलब है, प्रकृति से मतलब नहीं है। मतलब तुम चेंज कर दो, चाहे तुम चीनी के बदले ग्लूकोज डाल दो या नमक डाल दो, है ना, तो उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। अणुसंख्यक गुणधर्म जो है वो आपका संख्या पर ही निर्भर करने वाला, ठीक है ना। तो चलिए आगे इसको देखते हैं। इसमें इतना ही था, बस इसके प्रकार है वो आपको 2 नंबर में पूछ लेता है। मतलब सवाल इससे ऐसे आएगा कि अनुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं, लिखे, इसके प्रकारों को लिखे, इतना आएगा। तो ये लिख देना आपका, फिर प्रकार इसका उनको लिख देते हैं। तो ऑब्जेक्टिव के लिए भी ये प्रश्न ध्यान रखिएगा कि अनुसंख्यक गुणधर्म टोटल कितने होते हैं? 4 होते हैं। पहला क्या है? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, परासरण दाब। ये 4 प्रकार के आपके अनुसंख्यक गुणधर्म होते हैं, ठीक है ना, जिनमें से जो इंपॉर्टेंट है हमने ले लिया। अब बात करते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ये तो पहले ही हम आपको बता दिए, वाष्प दाब में अपेक्षिक, फिर पढ़ लेते हैं। किसी विलायक के वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। अब देख लीजिए, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या? P0। वही बात है यहाँ पर जो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि इसमें पानी लिए थे इसमें, ठीक है ना, और गर्म किए थे, तो इसमें खाली पानी डाले हैं, तो क्या शुद्ध पानी है, तो P0 उसका वाष्प दाब है। क्या वाष्प दाब उसका P0 है। जब इसमें कुछ मिला देते हैं तो क्या होता है? वाष्प दाब में कमी आ जाती है, यानी कि विलयन का वाष्प दाब कम हो जाएगा। तो वही लिखें विलयन का वाष्प दाब PS। तो कमी कितना हुआ? इसी से नहीं इसमें कमी हुआ, तो वाष्प अवनमन का मतलब कमी होता है। तो वाष्प दाब में अवनमन P0 - PS। आपेक्षिक का बात कर रहा है तो हमेशा किसकी तुलना में बात हो रहा है यहाँ पर? शुद्ध वाले में, जिसकी ज़्यादा है उसके बारे में। तो वही चीज़ यहाँ पर लिख दें। तो पहले आपको ये हम बता दिए थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसका लास्ट क्वेश्चन है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है परासरण दाब के बारे में। परासरण दाब पढ़ने के लिए थोड़ा सा मैं आपको इधर समझाता हूँ। पहले आप परासरण को अच्छे से समझ लीजिए, परासरण क्या होता है, फिर परासरण दाब तो चुटकी में समझ जाइएगा। देखिए परासरण, हम यहाँ पर क्या करते हैं, बर्तन तो पीछा नहीं है, छोटे वाला जानते हैं। इसमें क्या करते हैं, बीच में एक झिल्ली लगाते हैं। क्या करते हैं? बीच में एक झिल्ली लगाते हैं। थोड़ा सा ट्विस्ट आने वाला है तो ध्यान से देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन है, बस ध्यान से देख लेना है। थोड़ा सा कलर अलग ले लेते हैं। ये बीच में जो लगाए हैं इसको हम बोलते हैं SPM। क्या बोलते हैं? SPM। इसको हिंदी में बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। क्या बोलते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली। बहुत ज़्यादा यूज है इसका। अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब क्या हुआ? आधा चीज़ ही इसके अंदर मतलब एक दूसरे के आर पार जाएगा, पूरा चीज़ नहीं जा पाएगा, उसी को कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक है ना। चलिए अब क्या करते हैं, 2 साइड हो गया, एक साइड बना लेते हैं हम तनु विलयन। क्या बना लेते हैं? तनु विलयन बना लेते हैं। और दूसरा साइड बना लेते हैं सौंद्र विलयन। क्या बना लेते हैं? सौंद्र विलयन। अब बोलो सर तनु, एक बार फिर से समझा दीजिए। तनु विलयन मतलब हो गया कि गाढ़ा कम है। तनु विलयन मतलब गाढ़ा कम, मतलब पानी ज़्यादा है। सौंद्र का मतलब गाढ़ा होता है, मतलब गाढ़ा, इसका मतलब क्या? पानी की मात्रा उसमें कम है, ठीक है ना। तो अब थोड़ा इसमें तनु विलयन बनाने के इसमें क्या करते हैं, पानी रहेगा, पहले पानी हो गया ये हमारा, ठीक है ना। अब इसमें क्या करते हैं, अब आप विलय कुछ भी डाल दो, नमक डाल दो, चीनी डाल दो, ग्लूकोज डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम चलिए इसमें क्या कहते हैं, इसमें चीनी डाल देते हैं।
तो ये ब्लू वाला चीनी डालना, ठीक, कम डालते हैं क्योंकि इससे तनु विलयन बनाना है ना, पानी ज़्यादा रखना है इसमें। अब इसमें क्या करना है आपको, इसको बनाना है सांद्र विलयन। क्या बनाना है, सांद्र विलयन आपको इसमें बनाना है। सांद्र बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें कि इसमें क्या है कि हमें जो है इसमें चीनी ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो चीनी इसमें क्या है, ज़्यादा रखना पड़ेगा, पानी कम रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आपका गाढ़ा बन चुका, ये आपका तनु बन चुका, यानी कि तनु विलयन सांद्र विलयन। अब देखिए अब क्या करना है कि इनमें से क्या होगा ना कि इस वाले विलयन की और इस वाले विलयन की दोनों में से किसकी ऊर्जा ज़्यादा है, तो हम बोलेंगे सर इसकी ऊर्जा तनु विलयन की ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर भीड़ कम है। भीड़ कम है तो हर एक कण के पास ऊर्जा ज़्यादा होगी घूमने की, दाब लगाने की, है ना, चारों तरफ उसको स्वतंत्रता ज़्यादा है, स्वतंत्र हो है ये सब। लेकिन इसके पास स्वतंत्रता ज़्यादा नहीं है, तो इसके पास ऊर्जा भी उतना नहीं है क्योंकि इसमें चीनी की मात्रा ज़्यादा है और विलयन पानी तो बराबर ही था दोनों में। तो क्या है ना कि इसके पास उतना ऊर्जा नहीं है, इसके कण जो है उसके पास उतना ऊर्जा नहीं है। तो उतना ऊर्जा नहीं है तो ये इस झिल्ली पर ये वाले कण ज़्यादा दाब नहीं लगा पाएंगे। लेकिन ये वाले तनु विलयन वाले इसकी ऊर्जा ज़्यादा है तो ये क्या इस झिल्ली पर ज़्यादा दाब लगाएंगे। तो बोलिए इधर से इधर जाएगा कि इधर से इधर आएगा कण, तो सिंपल बोलोगे सर इसकी ऊर्जा ज़्यादा है, क्षमता इसको ज़्यादा है दाब लगाने का, तो कण इधर से इधर जाएगा, यानी कि तनु विलयन से सांद्र विलयन में जाएगा। कब तक जाएगा ये, जब तक दोनों की मात्रा बराबर न जाए, यानी कि दोनों विलयन एक तरह के ना हो जाए, ठीक है ना, दोनों विलयन सांद्र ना हो जाए, सांद्रता दोनों की बराबर ना हो जाए, तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। यानी कि ये प्रक्रिया चली, यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। समझ गए ना। अब क्या करना है, इधर से इधर जा रहा है ना, तो इसको रोकने वाला भी कोई होगा, तो जो रोकने वाला होता है ना उसी कहते हैं परासरण दाब। समझ गए ना बात को। तो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन पर लगाया गया न्यूनतम बल, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन पर लगाया गया न्यूनतम बल परासरण दाब कहलाता है, ठीक है ना। बस इतना ही सिंपल आएगा। परासरण दाब को परिभाषित करें 2 नंबर में। बाकी जो सूत्र लिखे हैं ये सूत्र बहुत हार्ड तरीके से आता है, वॉन ठप वैज्ञानिक था वही जो है बहुत अपना गैस का नियम, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, इस तरह से वो करके ये व्यंजक निकाले हैं। तो आपको ये ऑब्जेक्टिव के लिए हमने दिया है पी बी बराबर NRT, पी बराबर CRT, पी बराबर CST या पाई बराबर CRT, ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना, ठीक है ना। डायरेक्ट ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, ठीक है ना। तो जितना भी विलयन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सब हमने करा दिया है। उम्मीद है ये मेहनत हमारा अच्छा लगा होगा। हमारा बोलते बोलते एनर्जी खत्म हो गया, तो आप लोग प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, अपना कमेंट प्यारा जरूर दीजिएगा, ठीक है ना।